इस सेक्शन में हम वेक्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी अब तक हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ा, उनको ऐड कैसे करते हैं, उनको जोड़ते कैसे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वेक्टर एडिशन सिंपल अलजेब्रिक एडिशन से थोड़ा अलग होता है। क्या? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम सिंपल अलजेब्रिक सम। जैसे मतलब 2 + 2 4 होता है, ये तो सिंपल अलजेब्रिक सम हो गया, इससे थोड़ा सा अलग है वेक्टर सम। वो कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपको वेक्टर एडिशन सीखने के लिए कुछ रूल्स, कुछ लॉज सीखने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक ट्राइंगल लॉ होता है, ट्राइंगल रूल होता है। वो क्या होता है देखिए, ये आप जानने के बाद में आराम से दो वेक्टर्स को ऐड कर पाएंगे। ओके, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब मैंने दो वेक्टर्स लिए और उन दो वेक्टर्स को ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किया। कैसे? जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया एक ए वेक्टर, ये मैंने ए वेक्टर लिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया एक बी वेक्टर, ठीक है। टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। मान लो ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स हैं ए और बी, इन सेम ऑर्डर। अगला बोल रहा है सेम ऑर्डर में। हाँ, तो मैंने सेम ही ऑर्डर में लिए हैं। कैसे? ये सेम ऑर्डर का मतलब ये है कि जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है ये सेम ऑर्डर में होने चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर देखो, ये ए वेक्टर का जो हेड है और जो बी वेक्टर की जो टेल है, ये पीछे वाला पार्ट टेल, ये दोनों यहाँ पे जुड़ रहे हैं। मतलब देखो, ये इसके हेड से इसकी टेल जुड़ी हो रही है, आगे जा रहा है, मतलब सेम ऑर्डर में, ये सेम ऑर्डर में। अगर मान लो मैं ऐसे ले लेता तो ये हो जाता अपोजिट ऑर्डर। ऐसे ले लेता मैं अगर, तो ये अपोजिट ऑर्डर हो जाता, ठीक है। और अब क्या है, ये दोनों सेम ऑर्डर में है अब, ठीक है, ये दोनों अभी सेम ऑर्डर में हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सम और रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब जो इनका सम होगा, या सम को ही बच्चों क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। यहाँ पर सम को ही हम रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं। मतलब इनका जो सम होगा, उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं आर से, और वेक्टर लगा दिया ऊपर आर वेक्टर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये क्या होगा, ये थर्ड साइड होगी इस ट्राइंगल की। इस ट्राइंगल की तीसरी साइड कौन सी है? प्रॉब्ली ये तीसरी साइड कौन सी है ट्राइंगल की? ये वाली। सो ये थर्ड साइड जो है ट्राइंगल की, ये आर वेक्टर है, ये इनका रिजल्टेंट है। ओके, लेकिन आगे कुछ कंडीशन दी हुई है, जरा गौर से पढ़ो। थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट टू वेक्टर्स, यानी जो पहले दो वेक्टर्स हैं इनके अपोजिट सेंस में लेना है, ठीक है। जैसे ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये दोनों सेम सेंस में, ठीक है। लेकिन हमें जो रिजल्टेंट है इसको इधर नहीं लेना। अगर मैंने इसको इधर और रिजल्टेंट को इधर ही ले लिया, मतलब ये देखो मैंने एरो इधर लगा रखा है ना, तो अगर मैंने रिजल्टेंट को इधर ही ले लिया तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो रिजल्टेंट है ये इनके सेम ऑर्डर में आ जाएगा, और सेम ऑर्डर में आ जाएगा तो ये बात गलत हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि कंडीशन स्पेसिफाई कर रखी है कि ये अपोजिट सेंस में लेना है। अपोजिट सेंस में कैसे? इस तरीके से कुछ, ये अपोजिट सेंस में हो गया, मतलब ये दोनों सेम सेंस में, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है या जो इनका सम है वो इन दोनों के अपोजिट सेंस में है, ठीक है। टेकन इन अपोजिट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट टू वेक्टर्स। तो इस तरीके से ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ऐसे हम ऐड करते हैं। लेकिन फिलहाल तो हमें कुछ पता नहीं चला कि यार प्रैक्टिकली हम इसको कैसे कर सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल हुआ, कोई क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो चलिए जानते हैं। देखो यहाँ से मैं कुछ अजम्पशंस ले रहा हूँ। जैसे सबसे पहले नंबर पे मैंने माना कि रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ट्राइंगल का, इसको मैंने अल्फा मान लिया, इसको मैंने अल्फा माना है, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। उसके बाद में स्लाइटली मैंने इस ए वेक्टर को आगे बढ़ाया, ठीक है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल मैंने माना थीटा। तुम्हें मुझे एक बात बतानी है, ये अब तुम ऐसे सोच रहे होंगे कि यार ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा कैसे हो गया, ठीक है। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे देखा जाता है, ठीक है, कैसे देखा जाता है। जैसे मान लो ये है, ठीक है, और ये है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। ये ए वेक्टर है कोई, ये बी वेक्टर है, ठीक है।
ये बात याद रखना, जब भी तुम्हें दो वेक्टर्स के बीच एंगल देखना होता है तो सबसे पहली स्टेप तुम्हें ये करनी होती है कि जो दोनों वेक्टर्स के बीच में तुम एंगल देख रहे हो उन वेक्टर्स को को इनिशियल करना होता है। को इनिशियल यानी उनकी पूंछ से पूंछ मिलानी होती है। पूंछ से पूंछ मिला, तो पूंछ से पूंछ आपको मिलानी होती है, तब जाकर के जो एंगल होता है इनके बीच में वो होता है। ठीक है, क्या करोगे आप, या फिर तो पूंछ से पूंछ मिलाओगे या फिर हेड से हेड मिलाओगे। तो मेनली क्या करते हैं, पूंछ से पूंछ मिलाते हैं। जैसे मान लो ए बी वेक्टर इधर है और ये ए वेक्टर यहाँ है ना, तो ए वेक्टर को यहाँ से उठा करके अगर तुम यहाँ डिस्प्लेस कर दो तो इसकी ये जो टेल है ये यहाँ आ जाएगी और ये बी की टेल यहाँ है ही, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठेगा कि आपने इसको उठा के यहाँ कैसे रख दिया। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी कि वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वेक्टर को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लो सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, जैसे मान लो इसको यहाँ से उठाया और यहाँ रखा, सेम डायरेक्शन में हम वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं बिना किसी मैग्नीट्यूड में चेंज के, बिना किसी चेंज के। तो हमने ए और बी के बीच में एंगल निकाल लिया कि भाई ए को यहाँ रखने पे बी इनके बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, आपको समझ में आया एंगल कैसे देखते हैं। सबसे पहले एंगल देखने के लिए आपको वेक्टर्स को को इनिशियल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया थीटा एंगल। अब जरा गौर से देखो, ये B है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये वाला ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसमें ये जो इसकी हाइपोटेनस है ये है B वेक्टर है, इसकी हाइपोटेनस क्या है, ये B। और एक बात बताओ, B है ये, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, B cos थीटा, और सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, B sin थीटा। ठीक है, ये B cos थीटा, ये B sin थीटा। तो एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हें इस पूरे ट्राइंगल के अंदर अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे कि रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या लिखोगे, रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये है वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन। और अगर तुम्हें मान लो इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो तुम क्या करोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका पूरे का मैग्नीट्यूड ले लोगे, पूरे का मैग्नीट्यूड ले लोगे अगर तुम्हें आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो। ठीक है, समझ में आया, ओके। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमें निकालना कैसे है, ये बात हमें देखनी पड़ेगी। सो इनका मैग्नीट्यूड हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो जरा, ये पूरा ट्राइंगल है, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, इसके अंदर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते तो क्या हो, देखो जरा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर r, तो r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, यानी बेस क्या है यहाँ पर a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा, ये इसका बेस हो गया, a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये b क्या है, ये है b साइन थीटा, ये क्या है b साइन थीटा, ये क्या है b साइन थीटा, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। अब रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट में a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में जब तुम इसको सॉल्व करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तुम्हारा कुल मिला के अंडर रूट में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा r, या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कुल मिलाकर के तुम्हारे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया, ये क्या आया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, आपको ट्रायंगल वायंगल कभी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आए तो सीधा आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्यूशन पा सकते हैं। समझ में आया ना, ये क्या किया हमने, केवल इस पूरे ट्रायंगल को लिया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई और फिर यहाँ से हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया। ये है रिजल्टेंट वेक्टर या फिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ये, कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे आता है। और अगर तुम्हें इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात और बतानी है, जैसे ये एंगल माना था हमने ए वेक्टर और किसी रिजल्टेंट और किसी भी वेक्टर के साथ हमने एंगल माना था अल्फा। ठीक है,
अल्फ़ा। तो अब यहाँ से अगर तुम्हें अल्फ़ा कैलकुलेट करना हो तो तुम क्या करोगे, क्या करोगे? अल्फ़ा कैलकुलेट करना होगा तो बोलो ना, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, अच्छा एक बात बताओ, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? b साइन थीटा अपॉन इस पूरे ट्राइंगल में बेस क्या है? a प्लस बी कॉस थीटा। सो ये हमारे पास tan अल्फ़ा भी आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया और उसके बाद में tan अल्फ़ा निकाला। tan अल्फ़ा कितना है याद करेंगे, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, और रिजल्टेंट अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं ये अप्लाई करने को आएंगे। तो ये था हमारा वेक्टर को ऐड करने के लिए ट्राइंगल लॉ, जिसमें ट्राइंगल का यूज हुआ। ओके, दूसरे नंबर पर हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर के एडिशन के लिए पैरेललोग्राम लॉ। तो इस पैरेललोग्राम लॉ के अंदर क्या होता है, पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, मतलब अगर दो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करें कि वो दो एडजेसेंट साइड्स हैं एक पैरेललोग्राम की। जैसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये मैंने बनाया एक पैरेललोग्राम, ठीक है। ये जो पैरेललोग्राम है इसमें से एक साइड हो गई ये साइड ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये बी वेक्टर। यही तो लिखा हुआ है कि दे आर two adjacent sides of parallelogram which are directed away from their common point, यानी common point से away directed हों, then their sum is given by diagonal of the parallelogram। तो उनका जो सम होगा दोनों का वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर होगा। भाई समझ में आया? ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है ये रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का सम इक्वल टू इस डायगोनल के इक्वल होगा। ये डायगोनल जो है ये क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम पासिंग अवे थ्रू दैट कॉमन पॉइंट, जो उस कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है। समझ में आया ना? ये डायगोनल के इक्वल होगा जो उस कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ एजम्पशंस करता हूँ। मैंने ये जो दोनों वेक्टर्स हैं इनके बीच में एंगल माना थीटा। कितना एंगल माना? थीटा। ए और बी के बीच में एंगल थीटा। और मैंने रिजल्टेंट और ए वेक्टर के लिए एंगल माना यहाँ पर बीटा। यहाँ पर मैंने एंगल माना अल्फ़ा, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है? ये मैंने एंगल माना अल्फ़ा बी और रिजल्टेंट के बीच में, और रिजल्टेंट और ए के बीच में मैंने एंगल माना बीटा। अब हमें जैसे ट्राइंगल के अंदर हमने डेराइव किया था फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रिजल्टेंट निकालने के लिए, उसी तरह हम यहाँ पर भी डेरिवेशन करेंगे। कैसे करेंगे देखो ज़रा। सबसे पहले यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इज इक्वल्स टू क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, ठीक है। अगर मान लो मैं इस ट्राइंगल को नाम दे दूं ए बी सी, या मतलब पैरेललोग्राम को मैंने नेमिंग कर दी ए बी सी डी। अब ज़रा देखो तो गौर से, रिजल्टेंट क्या है? ए सी। ए वेक्टर ये तो ए बी है, ए बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी ए डी वेक्टर, ठीक है। तो मतलब इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, एक ही बात है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना हो, इसका मुझे मैग्नीट्यूड लेना हो तो मैं ऐसा करूँगा कुछ। समझ में आया? अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना हो तो मैं ऐसा करूँगा कुछ। तो भाई मैं कुछ ऐसा करूँगा। अब मैं इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए मेरे को और कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, मुझे बस जो मैंने ट्राइंगल में तरीका काम में लिया था वही अभी यूज़ करना है। जैसे ट्राइंगल में हमने क्या किया था? एक वेक्टर यहाँ था, एक यहाँ था, फिर रिजल्टेंट ऐसे आया था। तो अब हम क्या करेंगे?
वेक्टर की वो वाली प्रॉपर्टी यूज लेंगे। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? मैंने बताया था ना आपको कि वेक्टर को सेम डायरेक्शन में हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो जो हमने अभी ट्राइंगल में किया था वैसे वो वाली प्रॉपर्टी यूज लेनी है कि इसको डिस्प्लेस करना है हमें, ठीक है। जैसे किसी भी वेक्टर को सेम डायरेक्शन में, मतलब बिना उसी डायरेक्शन चेंज किए हुए एक जगह से लेके दूसरी जगह हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे इस बी वेक्टर को हम यहाँ से उठा के या इस साइड पे रख दें तो इस साइड पे अगर हम रख देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा सीन बन जाएगा। ये तो ए वेक्टर हो जाएगा, ये बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट इनका इस तरीके से है ही, तो फिर हम वैसे ही इसको यहाँ से बढ़ा करके ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, ये थीटा और बी साइन थीटा, इस तरीके से हम वही डेरिवेशन फिर करेंगे। तो फिर क्या आएगा? रिजल्टेंट वही आएगा। क्या आएगा? आर की वैल्यू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ गया है मैग्नीट्यूड, ये आप याद रखना, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बेटा, आपको पता है यहाँ से tan अल्फ़ा और tan बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो हमें tan बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, ठीक है। tan बीटा की करनी हो तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा? इधर वाला b को इधर लाने के बाद b साइन थीटा बनेगा यहाँ पर, तो b साइन थीटा अपॉन यहाँ पर नीचे बेस क्या बनेगा? a प्लस बी साइन बी कॉस थीटा, सॉरी वो सेम वैसा का वैसा। उसके बाद में tan अल्फ़ा अगर हमें निकालना हो तो tan अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोचो कैसे कैलकुलेट करेंगे। tan अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए हम a को डिस्प्लेस करेंगे। tan अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए हम ये जो a वेक्टर है इसको यहाँ डिस्प्लेस करेंगे। जब इसको हम यहाँ रखेंगे सेम वो का वो ट्राइंगल वाला वापस फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर अपने पास आएगा a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा, ठीक है। सो ये हमारे पास एंगल्स निकालने के भी फॉर्मूलाज आ गए। सो ये आपने पहले भी याद कर लिए थे, अभी भी याद तो क्या करना है, याद हो ही गए होंगे, ठीक है। सो ये था हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं और आगे का पार्ट कवर करते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चंस हैं उनका तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आगे कुछ थ्योरी पूरी कवर कर लेते हैं एक बार। सो ये लास्ट पोर्शन है हमारा थर्ड, एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। अब तक हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा, ये दोनों केवल और केवल 2 वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल थे। इनसे हम 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते थे, लेकिन मान लो कि आपको 2 से ज़्यादा वेक्टर्स ऐड करने हो तो क्या करोगे आप, है ना, ये परेशानी है ना। तो इस परेशानी को सॉल्व किए देते हैं। चलिए, सो इसके लिए हम यूज लेते हैं पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन को काम में लेते हैं हम। इफ सम वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड ऑफ ए पॉलीगॉन, मतलब कुछ वेक्टर्स हैं, जैसे ये बहुत सारे वेक्टर्स हैं अपने पास, बहुत सारे वेक्टर्स हैं। ये बहुत सारे वेक्टर्स को आप एक पॉलीगॉन की साइड्स में अरेंज कर दो, देन देयर, जैसे मान लो एक ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, ठीक है। उसके बाद में एक फाइनली ऐसे है, समझ गए। मतलब मैंने मान लो कि रिप्रेजेंट किया है, ये पॉलीगॉन है, इसमें ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, ये ई वेक्टर, ये एफ वेक्टर, ये है आर वेक्टर। कैसे बताया मैंने यहाँ पर केवल एक चीज़ आपको बताने की कोशिश की है, वो चीज़ ये है कि जो पॉलीगन की जो साइड्स हैं उनमें सेम ऑर्डर में सारे वेक्टर्स अरेंज होने चाहिए, ठीक है, सेम ऑर्डर में। देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन इन अपोजिट साइड डायरेक्शन। मतलब इन सब का रिजल्टेंट जो होगा वो कौन होगा, वो वाली साइड होगी जो अपोजिट सेंस में होगी और क्लोजिंग साइड होगी। मतलब मान लो मैं इसको हटा दूं तो ये ओपन स्ट्रक्चर है। अब इस ओपन स्ट्रक्चर को क्लोज करने के लिए मुझे यहाँ पर एक साइड डालनी पड़ेगी और ये साइड अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, तब ये क्या होगा, तब ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर। सो ये हमारे पास रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा अगर आपको एक 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना हो तो, ठीक है। अब वेक्टर के रिगार्डिंग कुछ
रूल्स या फिर हम बोल सकते हैं कुछ अच्छे पॉइंट्स जो हमारे बच गए थे। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब अगर आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे या आप बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करोगे, एक ही बात है। ठीक है भाई। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मतलब या फिर तो आप ऐसे कर लो a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, इन दोनों को ऐड करके फिर c को ऐड कर लो, या फिर आप ऐसे कर लो a प्लस बी प्लस सी, यानी इन दोनों को ऐड करके फिर a को ऐड कर लो, एक ही बात है। अब अगला पॉइंट रिजल्टेंट, ये दोनों पॉइंट जो आएंगे अभी नेक्स्ट अपकमिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, क्या मैं बोल सकता हूँ, जो हमने पहले फॉर्मूलाज पढ़े थे ना, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उससे रिलेटेड है और ये डायरेक्टली भी आप बहुत जगह काम में ले सकते हैं। क्या है ये? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम, मतलब वो जो रिजल्टेंट था वो मैक्सिमम कब होगा? व्हेन दे आर पैरेलल। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होता है जब वो एक दूसरे के पैरेलल हों। कैसे हों? वो एक दूसरे के पैरेलल हों, मतलब ऐसे पैरेलल हों एक दूसरे के, तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। दैट इज अगर वो पैरेलल होंगे तो उनके बीच में मेरे को बता दो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। देख लो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। जैसे मैं आपको बताऊं रिजल्टेंट वैसे एक्चुअली होता क्या है? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है। अब अगर हमें बात करनी है मैक्सिमम रिजल्टेंट की, यानी ये जो r है ये हमारा क्या आना चाहिए? मैक्सिमम आना चाहिए, या हम बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट मैक्सिमम आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? थीटा को 0 रख देंगे। ठीक है, थीटा को 0 रख देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, कितना? cos 0। ठीक है, और cos 0 डिग्री पता है कितना होता है? 1 होता है। तो cos 0 डिग्री 1 होता है, तो फिर आगे क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन गई अपनी। उसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं? ये स्क्वायर है तो रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? a प्लस बी। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम आर मैक्सिमम, रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा, यानी दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे एक दूसरे के, और पैरेलल जब होंगे तो क्या होगा? पैरेलल जब होंगे तो क्या होगा? a प्लस बी इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ एक बार देख लो, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ये मैंने इसलिए ऊपर लिखा हुआ ना, इसलिए वेक्टर्स विल बी मिनिमम। मिनिमम कब होगा? when they are एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल मतलब उनके बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री है। एंगल उनके बीच में कितना है? 180 डिग्री है। तो भाई 180 डिग्री यानी थीटा की जगह 180 डिग्री रख के देखो ना, तो आर मिनिमम होगा। ये आर मिनिमम का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट में ए स्क्वायर, बेटा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, नहीं क्या? cos 180 डिग्री। अब क्या करें? फिर क्या लिखेंगे भाई? cos 180 कितना होता है पता है क्या आपको? कितना होता है cos 180? 0। ये भी 0 होता है। ठीक है, हमेशा cos 180 क्या होता है? 0 होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी cos 180 0 कहाँ होता है? cos 180 होता है -1। कितना होता है? -1। इसको कैलकुलेट करके देखना, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। cos 180 क्या होता है? -1 होता है। कैलकुलेट करके देखना, 180 -1 होता है, प्लस 2ab और -1। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम बच्चों? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यार ये भी एक आइडेंटिटी बन गई ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिख दो अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से a माइनस बी बाहर निकाल लेंगे, रूट से बाहर क्या आएगा? a माइनस बी, यानी मिनिमम रिजल्टेंट क्या होगा? a माइनस बी होगा दो वेक्टर्स का। और ये कब होगा? जब दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो एक दूसरे के, एंटी पैरेलल हो मतलब उनमें एंगल कितना हो? 180 डिग्री उनमें एंगल हो। ठीक है, अगला पॉइंट, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी 0। मतलब
कोई भी ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो, उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो, अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो, उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल, अब मैं ऐसे बोल दूं कि ये ए वेक्टर है इधर को, और इधर को भी ए वेक्टर दूसरा है, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट अगर मैं आपसे पूछूं और ऐसे बोल दूं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट बताओ। तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, जैसे मान ले ए वेक्टर भी ए है और ये वाला ये भी ए है, ठीक है, और दोनों अपोजिट सेंस में हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन मान लो मैं एक तरफ तुम्हें बोल दूं कि ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है ए, और इसके अपोजिट सेंस में दूसरा वेक्टर है, दूसरा मान ले यहाँ पर बी वेक्टर कर देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बी वेक्टर। जैसे यहाँ पर दूसरा बी वेक्टर है, तो ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान ले मैंने बोल दिया 2a, इसका मैग्नीट्यूड a, इसका 2a। तो देखो दोनों अपोजिट सेंस में है, ये तो बात सही है, तो कट सकते हैं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड देखो कितना फ़र्क आ रहा है, 2a और a। मतलब जब इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना मैग्नीट्यूड बचेगा? a बच जाएगा, 2a माइनस a बच जाएगा। तो मैग्नीट्यूड अगर इक्वल नहीं है तो रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगला पॉइंट, इफ वेक्टर्स आर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड देन मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर जीरो रिजल्टेंट। अगर मान लो आप पीछे पड़ गए, आपको जीरो रिजल्टेंट चाहिए, तो जीरो रिजल्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स का इंतजाम करना पड़ेगा। कैसे? इफ vectors are of unequal magnitude then minimum 3 coplanar vectors are required for zero resultant। ठीक है, मिनिमम 3 चाहिए। देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये बोलूँगा कि जैसे मान लो आपके पास एक वेक्टर है यहाँ पर ये, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है a और ये a वेक्टर मान लिया, ठीक है। दूसरा वेक्टर है आपके पास ये, ठीक है, ये b वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी a है, इसका मैग्नीट्यूड भी a है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, a है, इस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी a है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? वो पैरेललोग्राम लगाओ, इधर की तरफ इनका रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। अब इधर इनका रिजल्टेंट आ गया, तो ये एक बात बताओ, जीरो तो हुआ ही नहीं रिजल्टेंट, यही तो बात बोली थी कि दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड, जैसे मान ले मतलब मैं बोल दूं कुछ भी यार, चल ठीक है, एक काम हुआ, मैंने दो वेक्टर्स लिए, ठीक है, इसका 2a लिया, इसका a लिया। अब इनका मैग्नीट्यूड, सॉरी मैंने क्या किया था, a ले लिया था, सेम इक्वल मैग्नीट्यूड ले लिया था, लेकिन अनइक्वल लेना था हमें, तो अनइक्वल करके फिर उसके बाद में इधर आ गया मैग्नीट्यूड। तो अब इसका रिजल्टेंट जीरो तो हुआ ही नहीं, और हमें जीरो करना है, तो जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसके अपोजिट एक और वेक्टर लेंगे, सेम जो इसका रिजल्टेंट आएगा ना, ऐसा ही हम आर वेक्टर इधर लेंगे, तब जा करके हमारा रिजल्टेंट जीरो आएगा, तब जाके वो कटेंगे। ये बात आराम से समझ में आएगी आपको, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि कोई भी दो अनइक्वल वेक्टर्स जिसका अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स, उनका कभी भी रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और दो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को अगर आपको रिजल्टेंट जीरो करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको एक दूसरी डायरेक्शन में एक और उसी प्लेन के अंदर दूसरी डायरेक्शन में एक और वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा, तब जाके दोनों कटेंगे। मतलब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट आया इधर, ठीक है, अब इधर जितना जोर लग रहा है उतना ही जोर अपन इधर लगा दें तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो तब जीरो हो सकता है। 3 वेक्टर्स मिनिमम चाहिए, कोप्लेनर वो भी, ठीक है। अगला पॉइंट, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विल बी एट देयर बाइसेक्टर। जो रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर्स का जो एक को इनिशियल वेक्टर्स का, तो वो जो रिजल्टेंट होता है वो इनके बाइसेक्टर पर प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो सबसे पहला केस इसमें दे रखा है इन लोगों ने कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो मैग्नीट्यूड जब बराबर है तो पता है क्या होता है, तो ये जो इनके बीच में जो एंगल है ना, इसका आधा हो जाएगा और इसके एंगल के हाफ पर यहाँ पर ये रिजल्टेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, थीटा बाई टू इक्वल बाइसेक्ट कर दिया। लेकिन अगर यहीं पर इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो ज़्यादा है, इस वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका बी वेक्टर का कम है,
तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी तरफ रिजल्टेंट झुक जाएगा। ये बात याद रख लेना कि जब भी तुम रिजल्टेंट निकालते हो तो जिस भी वेक्टर का रिजल्टेंट ज़्यादा होता है रिजल्टेंट उसकी तरफ झुका हुआ होता है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, यानी ये जो बीटा वाला एंगल माना था हमने, मतलब ये कम है, अल्फा ज़्यादा है, अल्फा ज़्यादा है, बीटा कम है, तो रिजल्टेंट किधर झुका हुआ आया, ए की तरफ। अगर इसकी जगह मैं बोल देता कि b का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, हम b को ज़्यादा कर रहे हैं a से, तो ये जो रिजल्टेंट होता है ये इधर b की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट किधर को आता है, जिधर एंगल, मतलब जिधर एंगल क्या होता है, कम होता है और ये ज़्यादा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। ठीक है, अब एक स्पेशल पॉइंट और बच गया है। ठीक है, देखो, इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर्स का इक्वल मैग्नीट्यूड हो, जैसे ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर और इक्वल टू ए, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों का, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए है, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, और दोनों के बीच में एंगल थीटा हो, देन रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, देन रिजल्टेंट विल बी अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इतना। मतलब अगर जैसे मान लो दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर है, ये यहाँ पर क्या है हमारे पास बी वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए है, स्मॉल ए। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, ये इधर रिजल्टेंट जो होगा ये बाइसेक्टर होगा इस एंगल का, ये जो पूरा एंगल थीटा होगा इसका बाइसेक्टर होगा, यानी ये रिजल्टेंट इस एंगल को थीटा बाई टू में डिवाइड करेगा ना। ठीक है, थीटा बाई टू, और ये रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 2a cos थीटा बाई 2, कितना होगा 2a cos थीटा बाई 2। याद कर लेंगे अच्छे से कि अगर दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, इक्वल मैग्नीट्यूड हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उनके बीच के एंगल का बाइसेक्टर होगा और उसकी वैल्यू होगी 2a cos थीटा बाई 2। कितनी होगी बोलो, उसकी वैल्यू होगी 2a cos थीटा बाई 2, और ये थीटा बाई टू हो गया। तो अब ये याद रखेंगे, रटेंगे अच्छे से, घोट इसको लेंगे, घोट लेंगे। ये कितना है, 2a cos थीटा बाई 2, कितना है ये बच्चों, 2a cos थीटा बाई 2। ठीक है, यही मैंने यहाँ लिखा है कि रिजल्टेंट इक्वल टू इतना और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2a cos थीटा बाई 2। बड़ी ज़रूरी और बड़ी प्यारी बात। एक स्पेशल केस होता है यहाँ पर, एक स्पेशल केस होता है। ये स्पेशल केस है कि अगर थीटा 120 डिग्री है, ये जो थीटा है ये 120 डिग्री है, तब r क्या होगा, r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। थीटा यहाँ पे रखो 120, तो 120 रखोगे तो 120 बाई 2 यानी कितना 60, और cos 60 और वो कितना होता है 1 बाई 2, और फिर कितना हो जाएगा a बच जाएगा, केवल और केवल कितना बचेगा a। तो मतलब अगर थीटा 120 डिग्री है तब रिजल्टेंट कितना होगा a, यानी ये भी a और उनका रिजल्टेंट भी a। मतलब जो दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं उनके बराबर ही उनका रिजल्टेंट होगा अगर थीटा 120 डिग्री हुआ तो। दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि इफ थीटा इक्वल टू 120 डिग्री देन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a प्लस बी का, ये इक्वल टू a वेक्टर b वेक्टर इक्वल टू a। यही बात मैंने बोल दी आपको। ठीक है, अब इसके अंत में एक बहुत ही स्पेशल बात कि इफ रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अनदर यूनिट वेक्टर देन एंगल बिटवीन देम इज इतना। क्या बोला इन्होंने कि अगर रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, यानी दो यूनिट वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर एक अनदर यूनिट वेक्टर ही हो देन एंगल बिटवीन देम, तब उनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा 120 डिग्री। यानी इसी बात को थोड़ा सा उल्टा करके बोल दिया, ये बोल दिया कि अगर दो यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एक यूनिट वेक्टर ही है तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा 120 डिग्री होगा। ठीक है, और उससे पहले बोला था कि अगर एंगल 120 डिग्री है और दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी उन्हीं के इक्वल होगा। तो अब हम क्या पढ़ चुके हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ चुके हैं। इससे अगला सेक्शन होगा उसमें मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा और उससे अगले सेक्शन में फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।